नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट काल के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले कृषकों को लेकर लिए गए, जो कि हमारे देश के जो किसान हैं, बड़े लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी। जब भी फसल की कटाई होती है तो फसल बेचने को लेकर कई सारी दिक्कतें हमारे देश के किसान फेस करते हैं, और उन्हीं सारी दिक्कतों को खत्म करते हुए अब एक कानून कल बना दिया गया है, जिसके तहत अब किसान अपने शहर में या अपने गांव में उगी फसल को देश में किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। एक बहुत बड़ा कानून भारत सरकार लेकर आई है। देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब किसान सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य पे ही डिपेंड नहीं रह सकता, बल्कि वो अब पूरे देश में कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एपीएमसी अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादन की कोई किल्लत नहीं है और इसीलिए ऐसे समय बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि किसान अब कहीं भी अपना उत्पादन बेच सकेगा। किसानों को ज्यादा दाम में अनाज बेचने की अब अनुमति भी मिली है। उन्होंने कहा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। उधर मोदी सरकार के एपीएमसी यानी कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है और राज्यों के अधिकारों में इसे कटौती करने वाला एक अध्यादेश बताया। उन्होंने मोदी सरकार पर अध्यादेश का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्यों की शक्तियों को छीनने के लिए ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि किसानों से लेकर देश में निवेश तक और किसानों से लेकर उद्योग जगत तक केंद्रीय कैबिनेट ने कल 6 बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि किसानों के लिए एक बहुत ही अहम, एक ऐतिहासिक कानून बनाया और इस कानून के तहत अब किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकेगा। एक राष्ट्र एक बाजार की नीति को मंजूरी मिल गई है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वन नेशन और वन एग्री मार्केट कानून को मंजूरी मिली है। कोई भी कहीं से भी कृषि के उत्पाद अब खरीद सकता है, बेच सकता है। किसानों और देश में निवेश को लेकर इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। लेकिन वहीं केंद्र सरकार का एक अध्यादेश आया है, केंद्र सरकार का फैसला है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी हमला जरूर करेगा और इसी के तहत असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का राज्य सरकार के अधिकार छीनने वाला कानून बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्यों की शक्तियों को छीनने के लिए इस ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से महावीर नेगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कल जो अध्यादेश लेकर आए हैं केंद्र सरकार, 6 बड़े फैसले किए गए, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख फैसला है, क्योंकि हमारे भारत देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और लंबे समय से किसानों की कई परेशानियां चल रही थी, उन्हीं परेशानियों को दूर करते हुए वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? जी शेखर जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए शेखर जी। मैं आपको ये बता रहा था कि किसानों की 50 साल से ज्यादा पुरानी मांग थी और सरकार ने जिस तरीके से इसमें इनिशिएटिव लिया है, कैबिनेट ने जिस तरीके से फैसले पर मोहर लगाई है, वो अपने आप में न सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि जो किसानों को एजुकेट करने का काम है अब वो करना पड़ेगा। होता यह है कि किसान के पास तो इसमें संसाधन और समझ नहीं होती है कि उसको अपना माल कहाँ पर बेचना है, किस तरीके से बेचना है। जो ग्रामीण मंडियां होती हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उन वही किसानों को इस तरीके से अपनी गिरफ्त में लिए होते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं अक्सर उनके सामने आती हैं कि उनको जो माल बेचना है वो सस्ते मध्य दरों पर
बेच देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारी आपकी चर्चा हुई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से सब्जी के दाम थे, या अभी भी हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर जिस तरीके की चीजें देखी गई हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप सोचिए कि अगर 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का एक कद्दू या लौकी बिक रहा है और उसके बाद शहर में आते आते वो ही चीज अगर 50 रुपए और 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकने लगती है, तो कितना बड़ा अंतर है। तो ये किसानों के लिए भी एक बेहतर चीज हुई है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बात करूं, जो इस समय अपने घर वापस आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको वापस न जाना पड़े, यहीं पर वो अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सके। तो इसमें किसानों के सामने भी एक बहुत अच्छा विकल्प है कि एक ही परिवार के अगर 2 भाई या 3 भाई इकट्ठा हो गए हैं, एक भाई केवल खेती कर रहा था तो दूसरा भाई मार्केट संभाल ले, तीसरा भाई ये भी देख सकता है कि वो किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग के काम को आगे बढ़ा सकता है। और अगर पूरे गांव में एका है, 2-3 परिवार मिलकर के इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो कुटीर उद्योग या जो ग्रामोद्योग का पूरा व्यवसाय है, उसमें काफी मदद मिल सकती है। और ये बात तो निश्चित है कि किसानों को अगर पूरी मंडी मिलती है, देश उनके लिए एक बड़ा बाजार हो जाता है, तो उससे उनको फायदा जरूर मिलेगा। इस बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं जो किराए पर खेत ले लेती हैं, किसानों को पहले ही वो पेमेंट कर देती हैं, अपने बीज देती हैं, और उसके बाद किसानों से उम्मीद करती हैं कि वो उस तरीके का फल या सब्जी उगाए या पैदावार करें जैसा वो चाहते हैं। तो इस तरीके से किसानों को कई तरीके के फायदे मिल सकते हैं। अब शर्त यह है कि इन चीजों का असल लाभ किसान ले सके, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो बिचौलियों की है, और वो बिचौलिए ऐसे हैं जिनके पास दरअसल कोई काम धंधा है नहीं, वो सिर्फ घेराबांदी करते हैं। और इस तरीके जो हमारे मासूम किसान है, जो मेहनतकश किसान है, उनकी मेहनत का असल फायदा वो बीच में लेकर के उड़ जाते हैं। नुकसान किसान को होता है और दूसरी तरफ जेब हल्की होती है किसी आम आदमी की, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। अब किसानों को यह है कि वो अपना माल आसानी से उन जगहों पर बेच सकते हैं जहां पर उनको नगद में पैसा मिल रहा हो, जहां पर जल्दी पैसा मिल रहा हो। अब गन्ना किसानों की समस्या को देखिए, कुछ समय पहले तक इस तरीके की समस्या जरूर आती थी कि उनका जो पेमेंट था वो कई साल का लंबित था, और कई गन्ना किसान ऐसे थे जो भुखमरी और आत्महत्या तक करने लगते थे, वो खड़ी फसलों में आग लगा देते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गन्ना किसान ऐसे थे जिनको उत्तर प्रदेश में अगर वाजिब दाम नहीं मिल रहा होता था, तो बगल में उत्तराखंड है, वहां पर जाकर के वो अपनी फसल बेच देते थे। इसी तरीके से उत्तराखंड के कई फल ऐसे होते थे जिसके दाम उत्तराखंड में तो कम होते थे, लेकिन वो दिल्ली के बाजार में या उत्तर प्रदेश के बाजार में मैदानी इलाकों में आकर के अगर बेचते थे तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा होता था। तो ये कुछ जगहों तक जो सीमित था, अब वो बड़े स्तर पर बढ़ गया है। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा कि पहले ये चीज़ काफ़ी सीमित थी, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। अब ये पूरे देश तक अब अपना जो भी किसान है अपना प्रोडक्ट वो कहीं पर भी बेच सकता है, और इससे जाहिर सी बात है उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। खैर महावीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। महावीर जी, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पहले ही कृषि करना एक चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है, और वहाँ पर भी कृषि के जो भी प्रोडक्ट होते थे, फसलों के दाम होते थे, एक तो वहाँ पे पहले ही खेती करना मुश्किल है, और दूसरा जब वहाँ पर फसल कटाई के बाद में बेचने की जब वहाँ पर भी कई समस्या आती थी। लेकिन अब जैसे कि वन नेशन वन एग्री मार्केट का जो ये नया अध्यादेश है, इससे क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में किसानों के लिए कितना सुविधाजनक ये कानून है? बिल्कुल जाहिर सी बात है उमंग कि अगर हम मौजूदा परिस्थिति में इस फैसले को देखें तो कहीं ना कहीं बहुत दूरगामी इस फैसले के परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं क्योंकि हर तरफ जो व्यक्ति है वो घर की तरफ भाग रहा है, अपने जो पारंपरिक व्यवसाय है उसकी तरफ भाग रहा है। और हमारे देश को, भारत को वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और ये माना जाता है कि हमारे यहाँ पर कृषि बहुत बड़ी संख्या में लोग करते थे। हालांकि बीच में ये देखने में आया कि धीरे धीरे लोग इससे विमुख भी होते रहे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ये माना ये जा रहा है कि लोग घरों की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसे में किसानों को जिस तरह की बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है वो आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में भी लोग बहुत बड़ी संख्या में वापस आए हैं, और उत्तराखंड में कृषि के साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरे जो पारंपरिक
जो फल हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी भी जो उत्पाद करने की क्षमता है उसको बढ़ाने की ओर लगातार प्रयास यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और जैसे कि प्रवासी लौटे हैं तो वो अब इस और ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो पारंपरिक और जो हमारे मूलभूत जो सुविधाएं कृषि को लेकर थी उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर मोदी सरकार की ओर से इस तरह का फैसला आता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देने वाली बात होती है और हौसला बढ़ाने वाली बात होती है, क्योंकि ऐसी मौजूदा परिस्थिति में अगर हर आदमी जहां एक डरा हुआ है और आशंकित है अपने व्यवसाय को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, ऐसे में अगर कृषि की ओर लोग आते हैं, कृषि की ओर अपना रुझान करते हैं, तो मोदी सरकार की ओर से जो पहल की गई है ये अपने आप में बहुत अहम है। उमंग, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में मोदी सरकार की तरफ से जो पहल की गई है ये आने वाले समय में एक बहुत दूरगामी फैसला ये होने वाला है, क्योंकि अब किसान सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। हर किसान अपनी हर फसल को अब दूसरे राज्यों में जाकर बेच सकेगा, जहां पर उसको उचित दाम भी मिलेंगे और उसकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी। खैर महावीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित भी जुड़ चुके हैं और किसान नेता रामपाल जाट जी भी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी रामपाल जी, कल मोदी सरकार का ये जो फैसला आया है वन नेशन वन एग्री मार्केट का, यानी कि अब किसान सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो पूरे देश में अपनी फसलों को बेच सकेगा। क्या लगता है इस फैसले के क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं आगे जाकर? उमंग माथुर साहब जी, एक बात में तो मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा जी, कि वो झूठ को भी ऐसे परोसती जैसे सच हो। जी, ये 100% झूठ है कि किसान को इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में माल बेचने की आजादी दे दी। जी, वो तो पहले भी आजाद था किसान, तो पहले कोई रोक नहीं थी। राजस्थान का किसान केरल में जाकर अपना सामान बेच सकता था, जी, केरल का किसान महाराष्ट्र में जाकर अपना उपज बेच सकता था, कहीं रोक थी ही नहीं। जी, तो जो था ही नहीं उसको इन्होंने हुआ खड़ा कर दिया कि हमने किसान को आजादी दे दी। जी, तो किसान तो पहले से आजाद था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये निर्णय किसानों के पक्ष में नहीं है। जी, इसमें छोटे व्यापारी किसान दोनों मारे जाएंगे। इसलिए सरकार अपना झूठ को छिपाने के लिए और ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, जो पूंजीपति है, उनके संरक्षण के लिए वन मार्केट और वन नेशन इसका नारा देकर ये छद्म रूप से आ रही है। तो इस सरकार का छद्म का तरीका है जो सरकार को बंद करना चाहिए। इससे किसान मारा जाएगा और व्यापारी छोटा मारा जाएगा। केवल पनपेंगे जिनके पास बड़ी पूंजी है, पूरा बाजार का नियंत्रण उनके हाथ में होगा जिनके पास बड़ी पूंजी है। तो बड़ी पूंजी वाले ही पनपेंगे। ये सरकार का इस निर्णय का अर्थ है। और इस छिपाने के लिए कि लोगों में विरोध नहीं हो, इसलिए सरकार इसको ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे इन्होंने किसानों को जो है ना निहाल कर दिया, किसानों के लिए फैसला किया है। अरे किसानों के विरुद्ध का फैसला और किसान के भले के नाम पर उसको प्रचारित कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा, वाह भाई सरकार, तू हमारा गला भी काट रही है और ये भी आवाज में होने दे रही कि हमारा गला काट रही है। तो हमारा गला काटते हुए भी उसका प्रचार ऐसे कर रही है जैसे आप हमको श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हो। जी, ये जो बिल्कुल रामपाल जी, आपके इन्हीं सवालों के हम जवाब ले लेते हैं। रमेश पुरोहित जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता जयपुर राजस्थान से जुड़े। रमेश जी, जिस प्रकार से रामपाल जी ने कहा कि इस अध्यादेश से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि किसान पहले भी अपना सामान दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों तक बेच रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी रामपाल जी की बात पर? बात उनकी भी सही है, अपनी जगह पे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वायदा किया था 2022 तक उनकी आय को दुगुना करना है। तो ये उसकी दिशा में बढ़ता एक कदम है। और अभी हमारे साथी ने ये बताया कि 50 सालों से किसानों की ये मांग थी कि उन्हें अपनी उत्पाद को जो है अपनी जो राज्यों की जो सीमाएं हैं उससे बाहर जो है विक्रय करने की
जो है सुविधाएं उपलब्ध की जाए। अमूमन होता यह है कि राजस्थान का जो किसान है वह केरल, कर्नाटक, आसाम तक अपना उपज किस तरह से भेजेगा, इसकी कोई पुख्ता, पहले बात तो व्यवस्था और फायदे का सौदा भी नहीं होता था। लेकिन अब जबकि किसानों की इनकम को डबल करने का जो तरीका है उसमें यह कहीं न कहीं ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि अब किसान अपने खेत में उन चीज़ों का भी उत्पादन कर सकता है जो अन्य राज्यों की डिमांड बन सकती है। साउथ की अगर बात करो तो साउथ में भी जो है खान पान की जो विविधता है, और ये पूरे हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि यहाँ जो डाइवर्सिटी जो दिखाई देती है उसी में ही एकता का जो दर्शन उभर करके सामने आता है, और किसान इसको भली भांति पूरा कर सकता है कि अन्य राज्यों में, राजस्थान में तो वो अपना जो है प्रोडक्ट को बेचता ही है। अगर मान लो क्या कहना चाहिए आपका, उदयपुर का अगर कोई किसान अगर है तो वो बीकानेर साइड में, गंगानगर का है तो वो जैसलमेर साइड में, इस तरह से उत्पाद इधर उधर होना या अपने राज्यों की सीमाओं तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप राज्यों की सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे जो प्रदेशों में रहने वाले लोगों के खान पान के अनुसार अगर आप प्रोडक्ट पैदा करते हैं और उसका अगर डिमांड और सप्लाई वहाँ पर अगर आपको ठीक लगती है तो ये किसानों के लिए भी एक फ़ायदेमंद हो सकता है कि वह उनकी क्या कहने चाहिए आचार खान पान के अनुसार वो अपनी चीज़ों का उत्पाद करे, ताकि जो परंपरागत उसके जो उत्पादन के जो साधन है, अनाज जो वो उत्पादित करता वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ में अगर आपके खेत में थोड़ी सी अगर ज़मीन बच जाती है और मौसम के अनुकूल वहाँ का प्रोडक्ट भी वो यहाँ उत्पादित करके उनकी डिमांड और सप्लाई में भी अगर एक क्या कहने चेन बन सकता है सप्लाई चेन में, तो फायदे का ही सौदा है। लिहाजा यह जो अध्यादेश जो जारी किया है या कैबिनेट का जो ये फैसला है वह लॉन्ग टर्म में जाकर के किसानों के लिए फायदे का सौदा बनने की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि अगर हम आगे देखें कि इस अध्यादेश के आगे जाकर क्या कुछ दूरगामी परिणाम होंगे, इस नाते इस फैसले को सही ठहराया जा सकता है। हालांकि रामपाल जी ने भी कहा कि पहले से ऐसी व्यवस्था थी तो इस अध्यादेश में ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के किसानों को यहाँ पर धोखा दिया गया है। शेखर हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर, हालांकि समय कम है लेकिन फिर भी बहुत कम शब्दों में, जैसा कि रामपाल जी ने भी कहा, किसान नेता हैं राजस्थान के, उनकी बात पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उमंग, ऐसा है कि अगर समय कम पड़ रहा है तो मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा समय बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस समय। आप दो तीन चीजों को मैं रामपाल जी से भी पूछना चाहूंगा, वो किसानों के नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते और साथ साथ एक कृषक का बेटा होने के नाते भी ये सवाल रामपाल जी से रखना चाहता हूँ और उन तमाम लोगों से रखना चाहता हूँ जो किसानों के नेता हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि आपके हिसाब से मान लीजिए किसी के पास 1-2 एकड़ जमीन है, वो अगर 100 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी फसल को बेचता है तो फिर वो कैसे तगादा करेगा, क्या नहीं करेगा। ये रामपाल जी का एक बेसिक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का। दूसरा, इससे आगे जब वो बढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं वो एक सीजन में अपनी फसल को रख लेंगे खरीद करके किसानों से, और उसके बाद मौके मौके पर वो उसको अलग अलग दामों पर बेचेंगे और तगड़ा मुनाफा कमाएंगे और किसान वहीं का वहीं रह जाएगा। जो पूंजीपतियों की उन्होंने बात की, जितना मैं समझ पाया हूं रामपाल जी जो कहना चाह रहे थे। दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि उनके हिसाब से सब कुछ बाजार के हवाले हो जाएगा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा इस पूरी व्यवस्था पर जो सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं और फिर रामपाल जी से सवाल रखूंगा। जी, जो सरकार, जब मोदी सरकार बनी उसने एक तो ऑनलाइन मंडी की शुरुआत की। मतलब उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो महाराष्ट्र की मंडी में बेच सकता है, महाराष्ट्र वाला केरल में बेच सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो ऑनलाइन व्यवस्था थी। अभी इन्होंने क्या किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था उसमें कुछ फसलें ऐसी थी जिसको उस दायरे से इन्होंने बाहर कर दिया है। अब वो चीज भी हमें समझनी होगी। वो चीज क्या है? जैसे प्याज है, तेल है, तिलहन है, आलू है, इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि किसान की जो फसल है वो जो सरकार स्टॉक करने को या सरकार के नियंत्रण में रहती थी वो चीज उस दायरे से बाहर हो जाएगी। अब सवाल मेरा यहाँ पर रामपाल जी से ये है कि रामपाल जी, अगर बाजार खुलती है तो बहुत अच्छी बात है,
मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि उस छोटे किसान, वो ठीक बात है कि एक छोटा किसान 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है, लेकिन आपके राजस्थान में भी बहुत सारे लोगों ने घर वापसी की होगी इस लॉकडाउन में। क्या ये संभव नहीं है कि ऐसे छोटी जोत के किसानों में जो उनके परिवार के लोग आए हैं वो जमीन से अपने घर का खर्च नहीं चला पाएंगे? उन्हीं में से आप लोग आदमियों को लगाइए, उनको सिस्टम समझाइए, और 100 क्या 200 किलोमीटर दूर जाकर के भी अगर अनाज बेचना पड़ता है, वो फल बेचना पड़ता है, सब्जी बेचनी पड़ती है और दाम अच्छे मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते भर के लिए एमएनसी वाला जाता है एक मीटिंग करने के लिए दिल्ली में, और वो करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों रुपए का बिल कंपनी को पेश कर देता है। ये सहकारी तरीके से किसानों के बीच में इस तरीके की व्यवस्था हमारे किसान नेता क्यों नहीं पैदा करते हैं? देखिए, किसान कभी आगे नहीं आएगा अगर आप उसको जागरूक नहीं करेंगे, आप उसके वास्तविक लीडर नहीं बनेंगे। तो रामपाल जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा और आप जैसे बहुत सारे नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों को कॉर्पोरेट जगत समझाइए। आप भाई, वो जाएगा किसी मत रुके 5 स्टार होटल में, लेकिन वो किसी धर्मशाला में, वो किसी होटल में ऐसे में रुक सकता है जहां पर 100 रुपए 200 रुपए प्रतिदिन का होता है। अगर वो हफ्ते भर रुकता है, उसके 1000 रुपए खर्च में आते हैं, वो सहकारी समिति वापस करे। लेकिन आप ये सोचिए, जब वो लौट करके आएगा, उन छोटी जोत के किसानों का भी 2-2 कुंटल 3-3 कुंटल माल लेकर के भी गया है, जो बन गया 50-100 कुंटल ट्रॉले में या ट्रक में, तो उसका दाम जब किसानों को मिलेगा, उस आदमी को भी रोजगार मिलेगा और उन किसानों को भी मिलेगा। सर, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। हर चीज सरकार नहीं करेगी और सरकार के भरोसे पर हम उसके फैसलों की आलोचना और समालोचना तो कर लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट हम ही को करना पड़ेगा। उसके हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम सरकार को कह सकें, जैसे फिक्की और बाकी सब एसोचैम बैठ के कहते हैं, किसानों के साथ भी बैठ करके वो कहें। किसानों की जेब में सरकार कभी पैसा नहीं डालेगी सर। 17 रुपए से चीनी 32 रुपए 34 रुपए हो गई थी शरद पवार के समय पे। कोई यूपीए का काल था, वो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमारे देश में कोई आम आदमी मध्यम वर्गीय रोया जरूर कि भाई 17 रुपए की चीनी 34 रुपए में हो गई। लेकिन क्या आप बताइए कि गन्ना किसानों की हालत सुधर गई? मिल मालिकों ने ही फायदा कमाया, उसका मोटा पैसा कमाया। अदालत का एक सिंडिकेट है, वकीलों का एक सिंडिकेट है जो इनकी लड़ाई अदालत में लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट उसका आर्डर देती है और किसानों को, गन्ना किसानों को भुगतान होता है। तो सर, हम लोग आंखें रखते हैं, ये सिस्टम हमें भी समझ में आता है, हम पत्रकारों को भी समझ में आता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नेक्सस अगर पैसे से बने हैं तो उसको तोड़ने के लिए भी इनके मुंह में अनाज देना बंद कर दीजिए। ये बिलबिलाएंगे भूख से तो इनके पैसे अपने आप, इनकी पैसे की भूख भी खत्म होगी और असली भूख जागेगी। रामपाल जी, बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी ये अध्यादेश आया है और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, विपक्ष तो उसका विरोध करेगा ही। और इस अध्यादेश के आगे क्या कुछ दूरगामी परिणाम होते हैं, कितना इससे नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, अभी अभी ये अध्यादेश आया है, आगे देखते हैं। और आपका सवाल भी बहुत उचित है कि जो किसान नेता हैं, पूरे देश भर में जो किसान नेता हैं, उनको भी अब किसानों को ये समझाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट जगत कैसे काम करता है ये समझाना पड़ेगा, ताकि किसान अपने परंपरागत तरीके से आगे बढ़े और एक कॉर्पोरेट तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अपनी फसलों को बेच सकें और आगे जाकर उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार का ये जो एक महत्वपूर्ण अध्यादेश आया है किसानों के हित में, कि अब किसान कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। एक तो अब उससे किसानों को ये बल मिलेगा कि वो परंपरागत कृषि को छोड़ के, अगर उनके पास जमीन का कोई एक टुकड़ा बच जाता है तो उस पर कोई और ऐसी कृषि वो कर सकते हैं जो किसी दूसरे राज्य में उपयोग में लाई जाती है, उसको वो ऑनलाइन तरीके से या खुद जाकर वहां पर बेच सकते हैं। वन नेशन वन एग्रीमेंट अध्यादेश आगे जाकर किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, कितना नुकसानदेह होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।